जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल इनको देखेंगे। एक्चुअली ये फेज़ 1 में जितनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन बंगाल के रीजन में। क्योंकि फेज़ 1 में जो महाराष्ट्र में एक्टिविटी चल रही थी या फिर नॉर्थ वेस्ट में चल रही थी, तो उसके बारे में हम फिलहाल तो यहाँ पर नहीं देख रहे, सिर्फ बंगाल के रीजन में देख रहे हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 19th सेंचुरी के एंड तक यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और ब्रिटिश राज का अपोजिशन बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका था। लोगों को आरसी दत्त, दादाभाई नौरोजी या फिर दीनशाह वाचा, इन लोगों ने जिस तरीके से एसेज लिखे थे और दिखाया था लोगों को कि भाई किस तरीके से ब्रिटिश हमें लूट रहे, हमारे देश को लूट रहे, तो इससे लोगों के बीच में इनके खिलाफ यहाँ पर भावनाएं पैदा होना शुरू हो चुकी थी ब्रिटिश राज के खिलाफ, और वहीं से यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देती है। अब 1902 में यहाँ पर तीन सीक्रेट सोसाइटीज़ यहाँ पर बंगाल के रीजन में फॉर्म होती है, जिनकी आइडियोलॉजी यहाँ पर एक तरीके से वायलेंट एक्टिविटी से ब्रिटिश राज को हमारे देश से उखाड़ फेंकना ये होती है। अब यहाँ पर ये जो तीन सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म होती है, उसमें एक होती है कलकत्ता में अनुशीलन समिति जो सतीश चंद्र बासु जी के द्वारा तैयार की जाती है। दूसरी होती है यहाँ पर सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, और एक ग्रुप जो होता है वो अरबिंदो घोष के अंडर होता है। अब ये जो कलकत्ता में जो होती है सतीश चंद्र बासु जी के द्वारा यहाँ पर जो सीक्रेट सोसाइटी यहाँ पर फॉर्म होती है, तो उसमें प्रमोद नाथ मित्रा इन्होंने यहाँ पर इसको सपोर्ट किया था। अब बाद में भूपेंद्रनाथ दत्त जी जो थे इन्होंने भी इस अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था 1902 में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। भूपेंद्रनाथ दत्त जी कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के भाई थे। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद जी पैट्रियट या फिर प्रॉफिट। पैट्रियट प्रॉफिट, इस तरीके से ये किताब इन्होंने यहाँ पर लिखी थी भूपेंद्रनाथ दत्त जी ने। प्रमोदनाथ मित्तर जी ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है अनुशीलन समिति के। अब ये जो दूसरा ग्रुप जो फॉर्म हुआ था सीक्रेट सोसाइटी ये रिवॉल्यूशनरीज का, तो उस समय इनके जो लीडर थे वो थे सरला देवी चौधरानी। आपको सरला देवी चौधरानी एक दूसरे जगह पर भी मिल जाएंगे। कहाँ पर? भारत श्री महामंडल। भारत श्री महामंडल जो एक वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी महिलाओं की, तो ये जो इलाहाबाद में फॉर्म हुई थी, तो कब फॉर्म हुई थी? आई थिंक ये 1910 में फॉर्म हुई थी। यहाँ पर लिखा है 1910 में फॉर्म हुई थी। तो ये भारत श्री महामंडल, इसके फाउंडर थे ये सरला देवी चौधरानी। अब सरला देवी चौधरानी जी ने यहाँ पर जो एंटी पार्टीशन एजिटेशन उस समय हुआ था जो पार्टीशन के खिलाफ जो एजिटेशन उस समय चल रहे थे, उस समय यहाँ पर सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी उन्होंने फॉर्म की थी। उनके लीडर यहाँ पर सरला देवी चौधरानी जी थी। अब यहाँ पर सरला देवी जी के बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सरला देवी जी जो थी, इनके जो मैटरनल अंकल थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो बहुत तगड़ी फैमिली थी इनकी। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ग्रुप था वो था अरबिंदो घोष, इनके अंडर चल रहा था। अब यहाँ पर अरबिंदो घोष तो आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर में हम लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष इन चारों को यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। अब अरबिंदो घोष यहाँ पर इन्होंने नेशनलिज्म की भावना बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे यहाँ पर प्रमोट करना शुरू कर दी थी, और इन्होंने एक तरीके से ICS एग्जाम भी क्लियर कर चुके थे। लेकिन जो फिजिकल टेस्ट होती है उसमें हॉर्समैनशिप की टेस्ट जो होती है उसमें फेल हो गए, और फिर इनको यहाँ पर नकारा गया। अब इनके जो छोटे भाई थे जिनका नाम था बरेंद्र कुमार घोष। तो बरेंद्र कुमार घोष को इन्होंने, जब अरबिंदो घोष ये खुद बड़ौदा में सर्विस कर देते, तो उस समय यहाँ पर बरेंद्र कुमार घोष को अरबिंदो घोष ने अपने पास बुला लिया। ही वॉज हिज यंगर ब्रदर। तो छोटे भाई थे बरेंद्र कुमार घोष, और इनको वहाँ पर बड़ौदा में उन्होंने आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, और वहीं से यहाँ पर एक तरीके से इस अनुशीलन समिति की शुरुआत होती है। और यहाँ पर बरेंद्र कुमार घोष को यहाँ पर ट्रेनिंग देके उन्होंने, अरबिंदो घोष ने बरेंद्र कुमार घोष को वापस कलकत्ता में भेज दिया, और फिर कलकत्ता में बरेंद्र कुमार घोष ने आके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। वही आगे चल के अनुशीलन समिति बनती है। अब आपको बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सब बातें पहले हो रही थी, और उसके बाद 1905 में क्या होता है? पार्टीशन हो जाता है।
अब 1905 में यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन होता है। उस समय यहाँ पर जो रेडिकल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन भद्रलोक कम्युनिटी जो होती है वो भी यहाँ पर बहुत हद तक रेडिकल हो जाती है। ओके, भद्रलोक कम्युनिटी मतलब कौन सी? तो उस समय जो बंगाल में जो लोग पढ़े लिखे थे, ओके, जो लोग पढ़ रहे थे या फिर इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, ओके, उनको एक तरीके से यहाँ पर भद्रलोक कहा जाता है। ओके, जेंटल फोल्क थे ये। और उस समय ये भी जो भद्रलोक कम्युनिटी थी ये भी यहाँ पर ब्रिटिश राज के खिलाफ यहाँ पर अपने मतलब एक तरीके से सेंटिमेंट जनरेट कर रही थी। ओके, अब भद्रलोक कम्युनिटी ये कोई कास्ट बेस्ड नहीं है या फिर ये कोई क्लोज्ड ग्रुप नहीं था। ओके, ये ओपन था, कोई भी इंटेलेक्चुअल इसमें ज्वाइन कर लेता था। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसी रेडिकल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का जो यहाँ पर फायदा उठाया गया, ओके, ये रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। ओके, रिवॉल्यूशनरीज तो पहले से ही चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करें। ओके, ब्रिटिश राज को उखाड़ के फेंकें। और ब्रिटिश राज उस समय उतनी एट्रोसिटीज कर भी रही थी। ओके, तो आपको दिख जाएगा। ओके, बाद में जब हम यहाँ पर देखेंगे उस समय के जो पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, ओके, प्रॉपर मॉडर्न इंडिया की जब देखेंगे तो उस समय आपको ये पता चल जाएगा। ओके, अभी तो हम यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रेडिकल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे इसका फायदा यहाँ पर किसको हुआ? अनुशीलन समिति को हुआ। अब हुआ ये कि उस समय यहाँ पर अनुशीलन समिति ने एक तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर ली। कहाँ पर? इन्हीं सब लोगों में। ओके, भद्रलोक कम्युनिटी जो थी, ओके, उसमें अमंग द एजुकेटेड्स, ओके, पॉलिटिकली कॉन्शियस पीपल जो थे, इन सब के अंदर उनका एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर हम उनको दिखाई दी। अब होता ये कि अनुशीलन समिति उस समय इसके वजह से, ओके, पार्टीशन भी होता है और ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं इस सब की वजह से पूरे बंगाल में फैल जाती है। और तब एंट्री होती है अरबिंदो घोष इनकी, क्योंकि अरबिंदो घोष जो बड़ौदा में थे वो 1906 में यहाँ पर कलकत्ता में वापस आ जाते हैं। ओके, बंगाल में वापस आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर दो जर्नल्स यहाँ पर वो फॉर्म करते हैं, दो साप्ताहिक यहाँ पर फॉर्म करते हैं। एक का नाम था युगंतर और दूसरे का नाम था वंदे मातरम। ओके, अब वंदे मातरम जो ये साप्ताहिक था, ओके, जर्नल था, तो वो इंग्लिश में था और युगंतर जो था वो था बंगाली में। अब युगंधर को यहाँ पर चलाते समय वहाँ पर मदद की जा रही थी। ओके, बिपिन चंद्र पाल ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और सुबोध मलिक, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर इनको यहाँ मदद की गई थी। ओके, युगंधर के लिए। और बाद में 1906 में यहाँ पर आपने जो देखा था अनुशीलन समिति कलकत्ता की, जिसमें 1902 में भूपेंद्रनाथ दत्त जी ज्वाइन करते, तो वही भूपेंद्रनाथ दत्त जी यहाँ पर 1906 में एडिटर बनते हैं युगंधर ग्रुप के। ओके, इनके बारे में भी हम थोड़ी देर में यहाँ पर जानकारी लेंगे। ओके, तो ये एडिटर बनते हैं युगंधर ग्रुप के। और ये दोनों जो यहाँ पर मैगजीन होते हैं, ओके, जर्नल्स होते हैं, ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं लोगों के बीच में, मासेस के बीच में यहाँ पर सपोर्ट जनरेट करने का या फिर उनके बीच में पैट्रियोटिक फीलिंग्स पैदा करने का। ओके, अब यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना यहाँ पर फैलाने के लिए ये दोनों जो जर्नल्स है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। अब आपको एक चीज़ और दिखेगी कि अरबिंदो घोष यहाँ पर एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ ये कांग्रेस में भी एक्टिव थे। ओके, और कांग्रेस में ये वन ऑफ दी प्रोमिनेंट लीडर बन गए थे। ओके, रेडिकल नेशनलिज्म की जो यहाँ पर भावना उस समय तैयार हो रही थी। ओके, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ओके, वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर यहाँ पर बन गए थे अरबिंदो घोष, लाल बाल पाल, ओके, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय और इसके बाद यहाँ पर अरबिंदो घोष, ये सब 4 लीडर उस समय एक्सट्रीमिस्ट लीडर, हम सब यहाँ पर इनको पढ़ते हैं, राइट। तो उस समय यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष, ओके, यहाँ पर देखा हम जैसे कि युगंधर को यहाँ पर सपोर्ट किया गया था बिपिन चंद्र पाल जी द्वारा। तो बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष यहाँ पर इनके ऊपर उस समय केस भी हुई थी। ओके, और लेकिन यहाँ पर अरबिंदो घोष तो छूट जाते हैं, लेकिन बिपिन चंद्र पाल जी को यहाँ पर कन्विक्शन हो जाता है। ओके, क्योंकि उस युगंधर ग्रुप में लिखने के लिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी, 1906 के बाद 1907 जब आता है तो ढाका अनुशीलन समिति यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। किनके अंदर? तो ढाका अनुशीलन समिति, ओके, ढाका अनुशीलन समिति जो थी उसके यहाँ पर लीडर थे पुलिन दास। ओके, तो इनको के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा सिर्फ नाम ध्यान में रखिए। ओके, पुलिन दास जी।
तो होता ये कि इन सब एक्टिविटीज़ के वजह से उस समय ब्रिटिश क्या करता है कि भाई ये एक्टिविटीज़ उन सबको भी यहाँ पर सीआईडी तो एक्टिव थी उस समय, तो यहाँ पर युगंतर ग्रुप के ऊपर यहाँ पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। ओके, सर्वेलेंस यहाँ पर रखना शुरू कर देते हैं। इसके वजह से जो बरेंद्र कुमार घोष थे वो कुछ दिन के लिए यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर आइसोलेट कर देते हैं युगंतर मैगजीन से। ओके, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर बहुत सारे यंग जो युवा लड़के थे वो यहाँ पर बरेंद्र कुमार घोष को इसी मैगजीन के वजह से ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। ओके, युगंतर जो मैगजीन थी, ओके, उसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। बाकी बाद में इसी का नाम युगंतर ग्रुप बन जाता है। ओके, तो उस समय जो यहाँ पर यंग लड़के यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहे थे, तो बरेंद्र कुमार घोष जी का एक यहाँ पर हाउस था। ओके, तो उसी हाउस में ये सब यहाँ पर रहते थे। तो ये गार्डन हाउस था उनका। ओके, कहाँ पर था? मानिक तोला जो लोकेशन थी, ओके, वहाँ पर ये रहते थे और उसी जगह पर यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज चल रही थी। ओके, तो यहाँ पर बरेंद्र कुमार घोष वांटेड टू ऑर्गेनाइज दिस हाउस ऑन द लाइन ऑफ द आश्रम अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ अरविंदोज मैसेज इन भवानी मंदिर। तो अरविंदो घोष ने जो भवानी मंदिर में जो मैसेज दिया था, ओके, उन्होंने जो यहाँ पर लिटरेचर लिखा था भवानी मंदिर, तो उसके अंदर जो मैसेज था, ओके, उसके हिसाब से यहाँ पर ये आश्रम बनाने की बात यहाँ पर बरेंद्र कुमार घोष करते हैं। ओके, अब होता ये कि उस समय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तो करनी है। ओके, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब रेडिकल एक्टिविटीज़ उस समय जो मतलब अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंकने के लिए, तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर बॉम्ब्स लगेंगे, पिस्टल्स लगेंगे। ओके, एक मतलब लड़ाई लड़नी पड़ेगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उस समय यहाँ पर जो उल्लासकर दत्त जी जो थे ये बड़ा काम कर देते। ओके, इन्होंने 1907 में यहाँ पर ज्वाइन किया था। ओके, बरेंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति को। तो उस समय यहाँ पर ये इन्होंने अपने लेवल पे पढ़ाई की। ओके, और अपने लेवल पे पढ़ाई करके केमिस्ट्री में इस तरीके से ये महारत हासिल करते हैं कि ये खुद बॉम्ब बनाना सीख जाते हैं। ओके, और ये ही बिकेम अ क्लोज एसोसिएट ऑफ बरेंद्र कुमार घोष। ओके, और हेमचंद्र कानूंगो जो बाहर से यहाँ पर बॉम्ब बनाना सीख के आते, उनके आने से पहले यहाँ पर बंगाल में अनुशीलन समिति के लिए बॉम्ब बनाने का काम उल्लासकर दत्त जी करते थे। ओके, तो उल्लासकर दत्त जी के बारे में ध्यान में रखिएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने यहाँ पर जो बॉम्ब यूज किया था, तो वो बॉम्ब यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया था, इनके द्वारा और एससी कानूंगो, ओके, हेमचंद्र कानूंगो जो थे, इन दोनों के द्वारा ये बॉम्ब बनाया गया था। ओके, उनके बाद यहाँ पर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर डेथ सेंटेंस भी इनको 1909 में मिल जाती है। ओके, लेकिन बाद में इसी डेथ सेंटेंस को उनको कन्वर्ट करके फिर इनको सेल्युलर जेल में, ओके, कारावास में भेज दिया जाता है। ओके, सेल्युलर जेल आपको सबको पता होगा, अंडमान में ये प्रेजेंट है। ओके, लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके, जन्म ठेप की सजा उनको यहाँ पर होती है और इसी सेल्युलर जेल में जो एट्रोसिटीज इनके साथ होती है, ओके, जो बुरा व्यवहार रिवॉल्यूशनरीज के साथ होता है, ओके, जिनके बारे में बहुत सारे कम लोगों को पता होता है और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो सेल्युलर जेल में जो एट्रोसिटीज होती है, तो इसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अमर काराजीवन। ओके, इन्होंने अमर काराजीवन, ये ध्यान में रखिएगा, अमर काराजीवन ये जो किताब थी ये उल्लासकर दत्त जी ने लिखी थी। ओके, और इनकी ही एक दूसरी किताब थी जिसका नाम था दीपांतर कथा। ओके, ये दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, दीपांतर कथा एंड अमर काराजीवन। ओके, सो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, ही वॉज द सेल्फ टॉट केमिस्ट। ओके, और बरेंद्र कुमार घोष जी का जो युगंधर मैगजीन था, युगंधर में जो मैगजीन में जो मैसेज आते थे वहाँ से ये अट्रैक्ट हो गए थे। ओके, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल को उन्होंने ज्वाइन किया था और इन्होंने पहले बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया था। राइट, अब यहाँ पर बहुत सारे प्रफुल्ल चाकी एंड चारूचंद्र दत्त, ओके, एंड प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने यहाँ पर जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे बंगाल के, ओके, उनको भी यहाँ पर मारने की कोशिश की थी। ओके, जो ट्रेन जो होती है, ओके, वहाँ पर उसको मतलब ट्रेन को, ओके, दे वांटेड टू डिरेल द ट्रेन, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर उल्लासकर दत्त जी यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं और उस समय तक उल्लासकर दत्त जी इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, इतने अच्छे बॉम्ब बनाना शुरू कर देते हैं कि वो अपने बॉम्ब से पूरी ट्रेन, मतलब जो होती ना पावरफुल बॉम्ब, जो ट्रेन को भी यहाँ पर उड़ा सके, इस तरीके से यहाँ पर बॉम्ब बनाना शुरू कर देते हैं।
ओके। फिर वो उल्लासकर दत्त जी के द्वारा जो बॉम्ब बनाया गया था उसके द्वारा यहाँ पर टारगेट किया जाता है किसको, तो एंड्रू फ्रेजर जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर वही, ओके। तो उसको यहाँ पर मारने का प्लान बनता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, ओके। उसके बाद फिर से 1907 में दो बार उसको मारने के यहाँ पर अटेम्प्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो वहाँ पर बच जाता है, ओके। कौन, एंड्रू फ्रेजर होता है। अभी ये एंड्रू फ्रेजर को मारने का जो प्लान होता है उसमें भी यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी पार्टिसिपेटेड थे, ओके। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी किसमें और यहाँ पर कौन से प्लान में होते हैं, किंग्सफोर्ड को मारने के, ओके। और यहाँ पर खुदीराम बोस जी के साथ वहाँ पर वो इसको प्लान करते हैं, लेकिन वहाँ पर गलती से यहाँ पर 2 कैनेडी वुमेन्स मर जाती है और फिर ये खुद को गोली मार लेते हैं प्रफुल्ल चाकी, ओके, जब उनको पकड़ने के लिए आते तब, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 अटेम्प्ट्स में यहाँ पर फेल हो जाते, ओके। लेकिन यहाँ पर 5 दिसंबर, ओके, तो 5 दिसंबर यहाँ पर विभूति भूषण सरकार एंड प्रफुल्ल चाकी यहाँ पर उल्लासकर दत्त जी द्वारा जो बॉम्ब बनाया गया था, ओके, उसको गवर्नर्स का जो ट्रेन था, ओके, उसके ऊपर यहाँ पर मिदनापुर में, ओके, उसको मतलब उसको एक्सप्लोर कर देते, लेकिन फिर एक बार वहाँ पर गवर्नर क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है, ओके, अनहर्ट। तो फिर से वो बच जाता है, लेकिन आपको दिख रहा होगा, ओके, बहुत सारे वहाँ पर मतलब एक तरीके से बॉम्ब्स का यूज़ वहाँ पर होता है, ओके, उसको मारने के लिए, एंड्रू फ्रेजर को मारने के लिए। तो आखिर में फिर आपको 1907 में कौन आते हुए दिखाई देगा, तो 1907 में इनके पास अनुशीलन समिति को यहाँ पर ज्वाइन करता है हेमचंद्रा कानुंगो, ओके। तो हेमचंद्रा कानुंगो यहाँ पर बीरेंद्र कुमार घोष जी के दोस्त थे, ओके, और इनको यहाँ पर भेजा गया था जर्मनी में, ओके, पेरिस में भेजा गया था टू लर्न द बॉम्ब मेकिंग, ओके। और उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब बनाना किन से सीखा था, तो रशिया से जो रिवॉल्यूशनरी थे, ओके, जो फ्रेंच कैपिटल पेरिस में यहाँ पर प्रेजेंट थे, उनसे उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब बनाना सिखाया था, ओके, हेमचंद्रा कानुंगो जी ने। और फिर ये 1907 में वापस आ जाते हैं और फिर यहाँ पर उल्लासकर दत्त जी एंड हेमचंद्रा कानुंगो दोनों मिलकर यहाँ पर बॉम्ब बनाना शुरू कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर इतने सारे अटेम्प्ट्स होने के बाद एंड्रू फ्रेजर बच जाता है, ओके। शुरुआत में यहाँ पर चारूचंद्र दत्त फिर प्रफुल्ल चाकी दोनों मिलके भी यहाँ पर ट्राई करते हैं 1906 में, फिर 2 अटेम्प्ट्स और होते हैं 1907 में, ओके। उसके बाद यहाँ पर उसी 1907, ओके, 5 दिसंबर 1907 में विभूति भूषण शंकर एंड प्रफुल्ल चाकी ये दोनों भी यहाँ पर ट्राई करते हैं और फिर भी वो बच जाता है। तो उसके बाद इसके लिए सिक्योरिटी तो बहुत बढ़ जाती है, तो अभी एक नेक्स्ट टारगेट तो दूसरा पकड़ना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पर जो किंग्सफोर्ड जो होता है इसको यहाँ पर टारगेट किया जाता है, जो चीफ मैजिस्ट्रेट था, ओके, अलीपुर में। और यहां पर इसने युगंधर ग्रुप के जो एडिटर्स थे इनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड भूपेंद्रनाथ दत्त जी जो थे इनको भी यहां पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट की यहां पर सजा सुनाई थी, इसलिए इसको टारगेट किया जाता है किंग्सफोर्ड को। और फिर यहाँ पर भूपेंद्रनाथ दत्त जी के बारे में ऊपर मैंने बताया था कि इन्होंने यहाँ पर अनुशीलन समिति को 1902 में ज्वाइन किया था। फिर युगंधर ग्रुप के यहाँ पर ये एडिटर